स्टार्ट करें हम। जी गुरु जी। ये हमारे कुछ ना प्लैनेट्स को एक आयु दे रखी है, जो ग्रहों की आयु भी बोलते हैं। तो ये एक पीछे रह गया, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। सूर्य को जो है एज दे रखी है 22 साल तक। ठीक है, उसके बाद ये अपना एक्टिवेशन पूरा दिखा देता है। इसको एक्टिवेशन एज भी बोल सकते हैं। चंद्रमा की एज होती है ये 24 साल के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। और मंगल 28, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मांगलिक का जो शादी हो 28 के बाद होनी चाहिए, वो ये चीज़ है। बुध की है 32 32। बृहस्पति 16 साल के बाद ये जो है अपने अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं एक्टिवेशन के। जो है वीनस है हमारा शुक्र है, ये 25 साल। सैटर्न का 36। राहु का 42। और जो है केतु का है 48। यहाँ तक कि अपने स्ट्रगल करवाते करवाते हैं। ठीक है ना, जैसे भी कंडीशन में है। जैसे कि 48 के बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्रह अपने एक तरह से डेड होके अपने द्वारा उसमें आ जाते हैं सही उसमें। तो ये कंडीशन रहती है। तो हर ग्रह को एक एज दे रखी है। और ये एज काफ़ी चीज़ों में मैटर करती है। मैरिज में भी मैटर करती है। और जो हमारा सैटर्न है उसको हम मकान के लिए भी देखते हैं। तो मकान की जो एज इसके हिसाब से वो भी देखा जाता है कि अब मकान बनाना चाहिए। ये जो लास्ट के तीन है 36 42 और 48, ये काफ़ी चीज़ों में आपको आगे इसका पता लगेगा कब ये यूज होती है। ये नॉर्मल एज है जो स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होता कि इसको आप नोट कर सकते हैं। आज हम जो दोषों के बारे में, दोष होते हैं जो कुंडली में मेन दोष होते हैं, ये मांगलिक दोष हो गया या फिर आपका नाड़ी दोष हो गया। जितने भी दोष है मेन मेन हम वो कवर करेंगे। ठीक है। गुरु जी, मांगलिक ग्रहों का जो एक्टिवेशन है ये हमारे किसी काम आएगा, मतलब कहने का मतलब है ये एक्टिव बिल्कुल कब होते आएगा हैं? सर, बिल्कुल आएगा। अच्छा। ठीक है। ये सबको आगे आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। वैसे ये आता रहेगा, मैं बीच में रिपीट करता रहूंगा कि आपका ये चीजें आ गई है। ठीक है ना। मांगलिक दोष है जो हमारा, हमने कल भी जिस दिन वो मंगल की सीरीज कर रहे थे वहां पे भी देखा था। मंगल अगर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ एट्थ और ट्वेल्थ में हो तो मांगलिक होता है। ठीक है। अब वो उस किस तरह से प्रभाव देगा ये सारी चीजें आज देखेंगे। तो मंगल दोष क्या होता है, वो सारी चीजें हैं। मंगल बेसिकली ऊर्जा है। ठीक है। क्रोध है, साहस है, जो हमारी एक तरह से एनर्जी है, ये ब्लड एनर्जी है, जिसको हम लोग ना शादी के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। कुंडली में बोला जाता है कि अब शादी के लिए मांगलिक की शादी या तो मांगलिक से होनी चाहिए या शनि वाले से होनी चाहिए। वो सिर्फ एक ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, ताकि इन दोनों की ऊर्जा बैलेंस हो जाए। अदरवाइज प्रॉब्लम ये रहती है, अगर मांगलिक की किसी के साथ दूसरे के साथ शादी कर दे जाए या मैरिज कर दी जाए तो प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेशन होती है, तलाक होता है, बहुत सारी चीजें आप है। बेसिकली ये एक एनर्जी है जिसको बैलेंस किया जाता है मांगलिक के साथ, एक मांगलिक के साथ दूसरी है। वो ये है कि दोनों अगर लड़ाके हैं तो दोनों ही लड़के बैलेंस कर लेंगे। अगर एक मांगलिक है दूसरा नॉर्मल है तो वो मांगलिक वाला तो दूसरे को कहीं ना कहीं हार्म करेगा ही। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये बेसिक, ये कंसेप्ट ही एक तरह से ये मान के चले कि एनर्जी को बैलेंस करने के लिए किया जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ किए जाए। बट ये एक एनर्जी है, अगर इसको एक कोई सही वे मिल गया तो अच्छी चलेगी, अगर गलत तरीके में चलेगी तो ये हार्म भी बहुत ज्यादा करती है। दोष कैसे बनता है ये हमने ये चार्ट में भी देख लीजिए आप। यहाँ पर फर्स्ट हाउस में हो, फोर्थ में हो, सेवन्थ में हो, एट्थ में हो या ट्वेल्थ में हो तो ये मांगलिक दोष बनेगा। ठीक है। जो हम सिंपल से देखेंगे कि ये मांगलिक दोष है, आगे इसको कैसे, ये कितने आपको पावरफुल है या कम है, वो अलग अलग चीजें से
इसको एनालाइज करेंगे। लगन में मंगल है, फोर्थ हाउस में, सेवंथ में, अष्टम में या द्वादश बाद में घर में हो तो वो मांगलिक कहा जाता है। ये हम आई थिंक सभी जानते हैं कि मांगलिक को बोला जाता है। और मंगल से होता क्या है, मांगलिक होने से क्या होता है? एक तो है ना, जो है शादी देरी से होती है। पहला रीजन ये आता है कि शादी में डिले हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिले हो जाता है, ठीक है। और पत्नी पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, तनाव रहता है, घर की जो है शांति बहुत ज्यादा अगर खराब है तो ये तलाक या फिर सेपरेशन को भी दिखाता है कि अलग रहना है। इसमें होता है कि जो है ना, अग्रेशन ज्यादा होता है और जल्दबाजी में इंसान रहता है और लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं, तो ये सारे। इसके साथ साथ जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब होता है। वो कई रीजनों से होता है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे तो पता लगेगा कि ये किस तरह से ये एनर्जी है जो हमारे पार्टनर को भी हार्म करती है। तो मंगल के प्रभाव जो देखने हैं हमने ना, वो उसकी शक्ति, पावर, पावर कैसे देखेंगे, डिग्री से देखेंगे, ठीक है। राशि किस राशि में है, उसके बाद दृष्टि, अगर युति बनती है तो किस पे ये युति बन रही है, ये सब पे निर्भर करते हैं। अकेले ही एक चीज पे ये निर्भर नहीं करेंगे कि जी आपका 12वें घर में मंगल है तो उसको हम मांगलिक मानेंगे, या फिर 7वें में मंगल है तो ये उसको मांगलिक मानेंगे। क्लियर है? क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी हाँ जी। सर। मांगलिक का हमने देख लिया। अब ये दोष है ना, भंग भी होता है। भंग मतलब कि इसकी पावर देख सकते हैं, ये कितना है। कई बार बोलते हैं मांगलिक है, कुछ थोड़ा सा मांगलिक है या ज्यादा मांगलिक है, अपनी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं। अब ये एक चीज याद रखें, मांगलिक जो पर्सन है वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा, ठीक है। लड़ाई झगड़े वो सारी चीजें थोड़ी सी रखेगा, पर उससे क्या है, कम या वो चीजें होने से जो है ना, मैरिज लाइफ है जो सेफ हो सकती है, ठीक है। कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हर मांगलिक की जो है आपके सेपरेशन होएगा या तलाक होएगा या ये चीजें, बट वो कहीं ना कहीं सेव भी करता है। अगर कम है, भंग बोल सकते हैं या इसको कम बोल सकते हैं, कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मंगल बैठा उन्हीं घरों में हो, 1, 4, 7, 8 और 12 में, बट अपनी स्वय राशि में बैठा हो या फिर उच्च का होके बैठा हुआ, तो ये अच्छे परिणाम देता है। कम आपको मंगल वाली जो चीजें हैं, मांगलिक वाली चीजें हैं, उनसे कम जूझते हैं। मेन पॉइंट ये है कि आपकी शादी में जो है आपकी शादी अलग नहीं करेगा ये। क्लियर है? ये जो इसकी स्वय राशि है, और अगर उच्च का होके बैठा हुआ है तो भी ये कम है। अगर मंगल मजबूत होकर नुकसान नहीं देता, अगर मंगल मजबूत मीन्स कि अच्छी कंडीशन में है, खराब नहीं है, और उच्च का है और मजबूत है, फिर वो अपने जो है गलत रिजल्ट नहीं देगा। तो यहां से आप देखेंगे कि अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है, उच्च का है, स्वय राशि में है और मजबूत है, किसी दृष्टि से पीड़ित नहीं हो रहा है, तो उसको आप सिर्फ मांगलिक ही माने, पर उसके जो है रिजल्ट खराब नहीं देगा, उसकी मैरिज लाइफ को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सेकंड है, एक और ये लॉ होता है हमारे, 1, 4, 7, 8 और 12 में है, ठीक है। अगर मंगल है और इसी कंडीशन में शनि, इन्हीं घरों में, किसी एक घर में, ठीक है, शनि विराजमान है और अच्छी कंडीशन में, तो भी वो मांगलिक नहीं होएगा। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? हाँ सर। जी आपके जी। जो मंगल है, मार्स है, इन्हीं घरों में बैठा हुआ है, 1, 4 किसी एक में बैठा हुआ है। और मान लीजिए आपके 7th हाउस में मार्स बैठा हुआ है और सैटर्न आपके 12वें में आ गया या फर्स्ट में आ गया, तो वो मांगलिक वाले जो रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। मांगलिक के रिजल्ट आप सिर्फ इसको ना लेके चले कि अग्रेशन वो चीजें रहेगी, बट वो आपकी मैरिज लाइफ को जो सामने वाले की मैरिज लाइफ को उस वे में नहीं लेके जाएगा कि सेपरेशन होएगा, ये वाली चीजें। क्लियर है? क्लियर है सर। और सेकंड है कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें भाव में,
ठीक है। तो ये तो करता है स्वय राशि में, वो हमने ऊपर कर लिया है, वही चीज है। स्वय राशि में तो भी कम ही रिजल्ट देगा। अब आप ये देख सकते हैं, ये नहीं बोलना कि ये मांगलिक है भैया, इनके मैरिज लाइफ डिस्टर्बेशन थोड़ी बहुत ही होगी, ऐसा नहीं कि डिस्टर्बेशन नहीं होगी, पर वो अलग होने वाली सिचुएशन खत्म हो जाती है। कुंडली में बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, एक चीज आ गया। शुक्र लगन में सातवें भाव में अगर आपका मंगल है, सातवें भाव का मांगलिक है, तो भी वो कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म हो जाता। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए इस पे अच्छी कंडीशन की, ठीक है, बृहस्पति अच्छा होके बैठा हुआ है और दृष्टि भी डाले, इसको शॉर्टकट में ये बोल सकते हैं, किसी भी घर में दृष्टि डाल दे तो भी ये मांगलिक दोष है, ये कम हो जाता है। आप इसको नहीं बनना भी बोल सकते हैं या फिर कम भी बोल सकते हैं। नहीं बनना मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो मांगलिक की जो एनर्जी होती है ना, एक एग्रेशन की, एक किसी चीज को काम करने की, वो कम हो जाती है। अगर मंगल देवता योग कारक उच्च होके बैठा हुआ तो वो वही चीज दोबारा रिपीट हो गई है। अच्छे फल, क्योंकि अच्छा ग्रह है ना, उच्च का हो गया तो बुरे फल नहीं देता, तो मंगल के जो बुरे फल है वो नहीं आएंगे। ये भी वही मंगल, अगर मंगल और चंद्र की युति हो लगन में, ठीक है, और दोनों ही अच्छी कंडीशन में हो, तो भी ये मांगलिक दोष भंग होता है। योग कारक मीन्स कि दोनों की कंडीशन अच्छी हो। सर कंडीशन मतलब यहाँ पे क्या पकड़े? मंगल को आप वैसे रखो, चंद्रमा की अगर अच्छी कंडीशन हो कि वो कहीं से खराब नहीं हो रहा है या नीच का नहीं बैठा हुआ, इस तरह से ले सकते, दोनों लगन में। अगर चंद्रमा नीच का है तो गुरुजी भले ही वो फिर क्या फिर कहते हैं मंगल उच्च का हो तो भी गड़बड़। फिर गड़बड़ ही है, फिर गड़बड़ ही है। हाँ, यहाँ पे है ना, लिखा भी है इसमें ना शॉर्ट में, चंद्रमा का बल ज्यादा होना चाहिए, तो डिग्री में भी ज्यादा होना चाहिए, वैसे भी उच्च का होना चाहिए, तो ये कम होता है। गुरुजी योग कारक स्थिति में हो, योग कारक की स्थिति में भी हो, बट डिग्री वहां पे बल जरूर देखे कि बल पे ही वो फोकस कर रखा है, डिग्री वाइज भी देखे। ये अगर कुंडली में ये जो जैसे जी, कुंडली में योग कारक का मतलब लगन का और नवम भाव, मतलब 1 5 9 का संबंध आना चाहिए, केंद्रों का संबंध हो। हाँ ये भी हो सकता है। अदरवाइज वैसे भी चंद्र दोनों युति में ही बैठे हो तो भी है, ठीक है। अगर मंगल की डिग्री कम है, 0 से 3 तक है, या 28 से लेके 30 के बीच में है, ये कम डिग्री वाले, तो ये भी अपने रिजल्ट नहीं दिखाते किसी भी घर में बैठा हुआ है, ठीक है। डिग्री कम होने से भी इसके प्रभाव खत्म हो जाते हैं। इट मीन्स सर फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ हाउस में अगर मंगल है और कम उसकी डिग्री, डिग्री डिग्री हाँ कम है जी, तो वो मांगलिक नहीं होगा। नहीं होएगा तो वो मंगल वाले वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा, वो उसका शिफ्टिंग हो जाती है ना, वैसे भी उसके रिजल्ट वहां पे कम आते हैं। अब मांगलिक में देखिए, आपको फोर्थ हाउस का मंगल है ना, वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी आप कंसीडर करें, जब भी चौथे घर में मंगल आए तो उसकी कंडीशन जरूर देखें, तो वहां से उसकी मैरिज लाइफ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ते पड़ते हैं। क्योंकि वो परिवार के भाव में है, इसीलिए। परिवार के भाव में, और उसकी अगली दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है, ठीक है। तो वहां से फिर वो दो चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है, एक तो आपकी फैमिली, उसकी जातक की फैमिली लाइफ को, दूसरा है उसकी जो है मैरिज लाइफ को कर देता है, ठीक है। फोर्थ हाउस का मंगल थोड़ा सा एनालाइज करके ही चले कि किस तरह का है, अच्छा है बुरा है, कहीं दृष्टि से पड़ रहा है कि ये चीजें, हम्म। ठीक है। और सेम कंडीशन है कि D9 चार्ट में शुभ है, और यहाँ पे D1 में जो है दोष है। ये मीन्स कि आपके उसमें D1 में जो लग्न कुंडली में आपका मांगलिक दोष बन रहा है और D9 में नहीं बन रहा है, तो भी ये जो कट जाता है। तो विवाह सुरक्षित मंगल से आप ये नहीं कह सकते कि मांगलिक का सारी चीजें होगी, बस ये है कि उसकी एनर्जी किस तरह से रहेगी, वो चीजें आ जाती है मेरे लिए। अब इसमें एक शब्द आता है आंशिक मांगलिक। आंशिक मांगली, ये आ गया सर आपका डिग्री से का, या इसको आप डिग्री से कह सकते हैं। आंशिक मांगली बेसिकली, या इसमें कम चीजें आ जाती है। अब ये जो कंडीशनें हमने ऊपर पढ़ी है ना सर,
मांगलिक तो होएगा, हम्म। मांगलिक का मतलब मंगल की एनर्जी उसमें रहेगी, बट कुछ चीजें वो कम रहेगी। सर व्हाट इज D1 एंड D9? D1 मैम लगन कुंडली है हमारी जो हम रीड करते हैं। D9 हमारी नवांश कुंडली है, जो हमारे जिससे पार्टनर को भी देखा जाता है, हमारे भाग्य को भी देखा जाता है। तो मैरिज के लिए हम लोगों को D9 चार्ट देखना पड़ेगा सर? हाँ, D9 चार्ट देखा जाता है। एक्चुअली D9 चार्ट जो बेसिकली है लगन है हमारा। D9 अगर देखा जाए शॉर्ट में आपको बोलूं कि हमारी जो ये मान के चलो कि हाफ नहीं बोल सकते हैं, 36 से आगे की एज का जो है ना, एक रोड मैप है ये D9। सर कहने का मतलब है, अगर मेष लग्न कुंडली मरती है और अगर हमें D9 का चार्ट बनाना है तो हमें लगन बैठाना पड़ेगा वहां पे 9 नंबर का धनु हाँ, का। ठीक है अब सर। देखो बिठाने के वो 9 नंबर का बिठाते हैं, बट अगर वो उस कैलकुलेशन में भी ना जाए ना, तो ये जरूर देख हम्म। सकते हैं कि आपके D9 चार्ट में लगन में क्या बैठा हुआ है, उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, अगर दोनों चार्ट में एक जैसे आ जाते हैं, मान लीजिए 7th हाउस में भी सेम वो ग्रह बैठा हुआ है, तो वर्गोत्तम हो जाता है। वर्गोत्तम की मीन्स कि वो राजयोग नहीं है, बट ये है कि उसकी जो पावर है ना, एज कंपैरिजन मंगल है ही मान के चलो, तो अच्छी रहेगी, अपने पूरे फल सो देगी। इट मीन्स सर 36 एज के बाद चार्ट बदल जाता है? आई नहीं, डोंट नो हमें दिस इज बदलता नहीं है, हमें देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए सिर्फ। बाकी आफ्टर चार्ट आप 36 ईयर्स। नहीं, आप शुरू से भी देख सकते हैं, पार्टनर के लिए देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे चार्ट नहीं हम डिस्कस करेंगे, D9 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चार्ट की बहुत लंबी सीरीज है। अगर आप उनमें जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हम ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे कि हम लगन को ही एक बेस मान के उसके बाद अब गोचर से प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, ओके सर। कंफ्यूजन में नहीं आना हमने। बट ओके सर, थैंक यू। D9 से आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने भाग्य के बारे में कुछ चीजें आप एनालाइज या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब सर मांगलिक। सर D1 में अगर कोई प्रॉमिस दिख रहा है जी, और वो प्रॉमिस, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि D1 में दिखता है कि होगा लाइफ में, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो वो प्रॉमिस पूरा होगा कि नहीं, इस बात का प्रॉमिस भी D9 में दिखता D9 है में, कि। बट वो आपकी ये मान के चलो 35 या 36 ईयर के बाद वाले वो जी प्रॉमिस होते सर, और या कह लीजिए उसको नौमांश भी कहते हैं, जो कि हैं। वन 19 नाइन्थ होता है। जी वन सर। नाइन का ही होता है, बट अगर ये और चीजें हम कैलकुलेट, ये आप नए लोग हैं, तो जैसे जैसे आपका बेस बन जाएगा उसके बाद खुद भी ये कैलकुलेशनें कर सकते हैं। इसको इतने में जाने में जरूरत नहीं है कि आप फिर सारी चीजों से कंफ्यूजन में आ जाएंगे। हमने सिर्फ एक बेस उस दूसरे तरीके से सारी प्रोडिक्शन करनी है और सारी कुंडलियां एनालाइज करनी है। आपको नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा कि कौन से चार्ट से क्या देखते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करें। एक हमने नाड़ी देखा था शुरू में, आप लोगों ने, मैं जब अष्टभ जब वर्ग दिखाता तो वहां पे नाड़ी आता था, याद है ना सभी को कि नहीं? जी जी गुरुजी, पता है। इंडक्शन में बताया था आपने। हाँ जी। हाँ जी गुरुजी, बताया था उसमें, आपने इंट्रोड्यूस में बताया था सबसे पहले पहले हाँ, दिन। तो वो नाड़ी दोष बहुत जरूरी होता है। ये दोष, एक सेकंड में आपको फिर दोबारा रिकैप कर देता हूँ। इस पे नाड़ी कहाँ आता था? ये है नाड़ी, यहाँ पे मध्य नाड़ी लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको? जी। जी गुरुजी, दिखाई दे रहे हैं। ये नाड़ी जब हम जब कुंडली मिलान करते हैं मेल और फीमेल की, ठीक है, शादी के लिए, तो वहां पे देखा जाता है ये नाड़ी। तो ये नाड़ी हर किसी की अलग, 3 नाड़ियां होती है हमारी, जो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे क्या दोष बनता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये जरूरी देखना है। कई बार क्या होता है कि कुछ पंडित लोगों की गलती हो जाती है, या किसी की भी गलती मान ले, तो उसकी वजह से इस दोष को इग्नोर किया जाता है।
और उसकी वजह से ही मैरी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बच्चे के लिए, खासकर बच्चे के लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बच्चा नहीं होना या कंसीव नहीं होना, ये सारी चीजें इस दोष की वजह से होती है। तो ये अष्टकूप में इसके 8 अंक दिए जाते हैं, इसको 8 अंक या वो है, तो उससे ही देता है। कुंडली मिलान में ना ये अगर दोष आ जाए, समान नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की आधी नाड़ी है तो मेल की आधी नाड़ी है और फीमेल की भी आधी नाड़ी है, तो ये दोष बनता है। ठीक है, मध्य नाड़ी, आधी नाड़ी मध्य नाड़ी दोनों की एक जैसी नाड़ी आ गई तो ये दोष बनेगा। ठीक है, अब वो नाड़ियां हर इसको तीनों नाड़ियों को सारे हमारे 9 9 नक्षत्र दे रखे हैं। नक्षत्र हम फिर से वही चीजें आ गई है जो हमने की है, ये हमारे इसके लिए है। आदि के लिए अश्विन, आद्रा, पूर्वासु, पूर्व फागनी, हस्ता, ज्येष्ठा, मूल, शतभिता और पूर्व भाद्रा, ये आदि नाड़ी आ गई हमारी। 3 प्रकार की नाड़ी होती है। मध्य नाड़ी आ गई है भरणी, ठीक है, और तीसरी है अनंत नाड़ी। अब ये तीनों नाड़ियां सब में अलग अलग होगी, जिसका जो नक्षत्र है उसकी वो नाड़ी होगी। ये चीज क्लियर है? तो गुरुजी ये एक नहीं होनी चाहिए? एक नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम्म। अगर एक नाड़ी आ गई तो आप देखोगे कि बच्चे के लिए वो बहुत रोते हैं। ठीक है, बच्चे के सुखों में कमी होती, अगर हो जाए तो उसके सुख भी नहीं मिलते। ठीक है, इसके अच्छा। लिए पंडित लोग क्या करवा देते हैं कि जी नाड़ी कटवा दिया, ये कोई विधान कर दिया, पर अभी उनसे कुछ होता भी है नहीं होता, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो कोशिश करें, ये नाड़ी दोष बन रहा है, दो पार्टनर को ना मिलाएं, ये सबसे बड़ी एक समझदारी की बात है। अगर मिल हम्म। जाते हैं तो ये सारी चीजों से वो जूझेंगे। वैवाहिक जीवन में ही प्रॉब्लम में आएगी, संतान के सुखों में ही प्रॉब्लम में आएगी। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है इस दोष का, जो संतान के सुख प्राप्ति में कमी आती है, बच्चा कंसीव कर ही नहीं पाते ये लोग। ये सबसे बड़ी इशू आता है अगर ये दोष बन जाए। ठीक है, अब ये दोष, आप, मेरी शादी हो रही है, मेरे पार्टनर को किसी को पता नहीं है, ये ड्यूटी किसकी बनती है? एस्ट्रोलॉजर या पंडित की। तो वो भी लोग क्या करते हैं जी, आपके 36 में से ये मान के जो 8 निकाल दिए, 22 गुण ऐसे भी है, 22 या 24 गुण मिल रहे हैं, बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं जी, मिला लो, कुंडली मिलान कर दो। 18 के बाद हम बोलते हैं बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं, पर वो नाड़ी को नहीं बताते। तो होता क्या है कि बाद में वो सारी उम्र होते हैं कि जी हमारे बच्चा नहीं हो रहा, हमारे ये समस्या आ रही है, हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही है, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आ जाता है। तो सबसे पहले है कि संतान सुख में, दूसरा वैवाहिक जीवन में, और स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम में रहती है अगर ये दोष बन जाए। ठीक है, और लंबे समय तक नहीं रहेगा, वो अलग अलग तरह से चीजें आ जाती है। दाम्पत्य में दुर्घटना का सामना भी करना पड़ता है, कष्ट भी देखने पड़ते हैं, दम कलेश और अशांति रहती है इस दोष की वजह से। सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए, पहली बात है। अगर आ जाए, देखिए, या तो इसके लिए उपाय अभी लोग करते हैं, वो यहाँ पे जो कर्म कांड वाले होंगे उनको आइडिया होगा कि उन कुछ एरिया में नाड़ी को कटाते हैं, या ऐसा ऐसी कुछ उनकी जो है विधि होती है। बट अगर कोशिश करें, आपके पास कोई कुंडली मिलान के लिए आए तो नाड़ी दोष बन रहा है, तो उसको बोले कि ये चीज आप रहने दो। ये एक तरह से ऐसा धोती चीज को है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी ना बच्चे के लिए तरसोगे। देखो, कल धोती को। हाँ जी, ये एक ऐसा दोष है जो कुंडली मिलान पे किया है। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन था नाड़ी दोष पे? नो सर। क्लियर? ये चीज आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर कई बार आपके पास कुंडली आ जाती है ना, सपोज करो कि उनको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, तो दोनों पार्टनर को एक मिलान बना लिया, या फिर नाड़ी वैसे देख ली, अगर ये सेम आ रही है तो ये इससे भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए फिर कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी गुरुजी, मैंने सुना है पहले पूजा करा देते हैं, जिनको नाड़ी दोष होते हैं कहते हैं शादी से पहले पूजा करा दो, नाड़ी दोष खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि नहीं होता है, बट अगर आपको पता ही लग जाए तो जरूरी इस आग में जाना है। ठीक ठीक है गुरुजी। हाँ, ये तो चीज है कि अभी भी हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, या मर जाएंगे तो वो अलग चीज है, अदरवाइज अगर पता लग जाए तो नहीं जाना चाहिए। और ये जो गुरुजी, कंसेप्ट है,
गुरुजी नाड़ी दोष से सिर्फ बच्चे का ही देखा जाता है या फिर एक जीवन साथी, ऐसा मैंने जीवन सुना साथी भी का भी कि इवन ऐसा भी देखा जाता है कि जीवन साथी की उम्र भी कम होती है। बहुत चीजें हैं इसमें। बीमार रहता है। बीमार रहता है या फिर विधवा, ये बहुत सारी चीजें जनरेट हो सकती है इससे। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर, बहुत सारी चीजें मिलती है इससे। अगर आप इस दोस्त में डीप में जाओगे तो बहुत सारी चीजें आएगी। ठीक है। ये चीज है ना, एक तरह इसमें से कोई और हुआ। ग्रह हेल्प हाँ नहीं जी। करते क्या सर? हाँ जी। कोई ग्रह वगैरह हेल्प नहीं करते क्या इस दोष में? नहीं, इसमें करते तो है सर, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं है। अब देखिए दूसरी चीज है, बच्चा पहले तो बच्चे में प्रॉब्लम हो गया तो बच्चे के सुख नहीं आएंगे, तो वो चीजें आएगी। स्ट्रगल जरूर है। नाड़ी दोष अभी वो जो पूजा करते हैं ना, वो अलग चीज आ जाती है सर। गुरुजी बच्चे होने के बाद जिस तरह बच्चे बात ना मानने या उनकी कुंडली में इफेक्ट होना है, बीमार हो जाना, ये सब आता है उसमें ही। हाँ, सुख नहीं मिलना, वही चीज है। ये एक यहीं से है ना, आपको मैंने शुरू से बताया ना, हमारी कुंडली में नक्षत्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सारी चीजें हैं, अगर आप नक्षत्र से देखोगे ना, नक्षत्र से ही नाड़ी निकलती है। यहीं से आपका जो बच्चे की चीजें आ गई है ना, अब आगे कुंडली में, मेन कुंडली में पांचवें घर में आ गई है, वहां से देखेंगे तो एक सीरियल ही बनती जा रही है। सर वो सेम गोत्र वाला कॉन्सेप्ट वही यही है सर ये? सोम गोत्र, सेम गोत्र, हाँ, वो चीज सर, वो थोड़ा सा ना वो अलग आ तो जाता वो है। तो डीए वो तो डीएनए तक चला डीएनए जाता है वो बेस तो। है, बट वो सर वो बहुत वर्क करता है। उसमें क्या है कि पितृदोष लगता है सर, अगर आप उसको बोले, वो चीज पे ना पितृदोष लग जाता है, और वो उसका हो सकता है कि सेम पीढ़ी को ना उसका भुगतना पड़े, अगली पीढ़ी को जरूर भुगतना अब पड़े। सर किसी को शादी अगर एक ही गोत्र में हो रही है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो भाई बहन हो जाते हैं, इसलिए भाई थोड़ा बहन सा बड़े पितृदोष लगता है, उसका पितृदोष जरूर लगता है सर। एक ही कुल में पैदा होने वाले बच्चों की शादी सेम कुल में ना हो जाए ही तो वो फिर बहन भाई। अपने गोत्र के लेने चाहिए, ना ही मदर की ओर से, मतलब ननिहाल तक देखते हैं इसमें। हम्म। हाँ, तो वो चीज आती है। अगला कंसेप्ट है हमारा शनिदेव। इसको बहुत ज्यादा हवा भी बनाया है, हवा ऐसे बना है। मैं अभी पहले क्लियर कर देता हूँ, शनि की कंडीशन खराब है ना आपकी कुंडली में, तो साठ सती से डरने की जरूरत है। ठीक है। अगर शनि की कंडीशन अच्छी है। सर ये जो गोत्र वाला कॉन्सेप्ट है ये कभी तो रिपीट होगा ही किसी न किसी पीढ़ी में। नहीं सर, वो इसको दो पीढ़ी के बाद ना, तीन कहीं पे दो पीढ़ी के बाद छोड़ देते हैं, किसी को तीन पीढ़ी के बाद कट कर देते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं तो सेम गोत्र में है, कोई ना कोई सी पीढ़ी तो आएगी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं होता है जी, हाँ। उसके बाद में फिर हाँ। शासन अलग अलग हो जाते हैं, इसमें शासन होते हैं। हाँ, वो जैसे हम लोग भारद्वाज हैं तो हमारा शासन कुछ अलग हो गया। अलग अब वो अलग भी भी बोलते हैं, भारद्वाज हैं। शासन भी बोलते हैं। बट ये है कि तीन, अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो दो या तीन पीढ़ी के बाद हम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। वो मान लीजिए, अब ठीक है मेरी सर। मदर की साइड से ना, एक छोटा सा एग्जांपल, उनके आगे दो तीन पीढ़ियां निकल गई, फिर वो कर सकते हैं, उनका अलग से आ जाता है। सर हमारे यहाँ पे भी वही 3 पीढ़ी का है। हाँ, तीन पीढ़ी का प्रावधान है। ठीक है। आगे साठ सती है सर, ये अगर आपकी कुंडली में इसकी कंडीशन शनि की खराब है, तो इससे बिल्कुल डरना चाहिए। अगर ठीक है तो अपने कर्म को सही करना चाहिए। साठ सती वैसे हमारे जो कर्मों के लिए फल है, ये हमारा कार्मिक डेट है। अगर जो भी हमारा रहेगा वो उस हिसाब से उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये होती कब स्टार्ट है? ठीक है, ये नहीं है कि ये दशा के साथ स्टार्ट होगी। जिस टाइम गोचर करते हुए शनि, ठीक है, चंद्रमा से 12वें घर में, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे है, आगे हम देखेंगे। ठीक है। शनि गोचर करते हुए इसमें 12वें घर में आ जाएंगे, एक घर पहले, तो उसका साठ सती का पहला चरण स्टार्ट होएगा। ठीक है। और जब इसमें आएंगे, चंद्रमा की उसमें आ जाएंगे, चंद्रमा की राशि जहां पे चंद्रमा है वहां पे सेकंड, और उससे जो अगले में वो चला जाएगा आगे आगे ये। ठीक है। तो ये आपका जो पहला चरण स्टार्ट होगा ना, जब चंद्रमा से एक घर पहले आएंगे। ठीक है। गोचर करते हुए फिक्स कुंडली में जहां पे चंद्रमा है, गोचर करते हुए जब उससे एक घर पहले आएंगे तो वो पहला चरण होएगा। ठीक है। उसके बाद जब चंद्रमा के साथ में आ जाएंगे तो दूसरा, और उसके बाद तीसरा चरण होएगा। अब ये अभी इस टाइम कहाँ पे है शनिदेव गोचर में? मेष राशि। हाँ, तो मेष राशि में वहां से चला हुआ है। अब उसी के हिसाब से आप अपनी कुंडली में देखें किस किस की साठ सती चली हुई है।
तो सभी मेष राशि वालों को प्रेडिक्ट करेंगे कि आप पे 7.5 ही चल रही है। हाँ, सभी की 7.5 चली हुई है। ठीक है। और सर 7.5 शनिदेव उनकी मीन नहीं में चली है कि मेष में चंद्रमा है? की कंडीशन देखनी है सर, चंद्रमा कहाँ पे है। सर हाँ कुंभ जी। मीन मेष तीनों में चल रही है 7.5 ही। चल रही है सर। और वो आपका चंद्रमा से नजदीक देखे ना, चंद्रमा से देख रहे हैं हम सर। हाँ नहीं, वो चंद्रमा से देखते हैं। जैसे अभी जो चंद्रमा जो है ना, वो हाँ अभी मैं मीन में है। जी जी। तो, तो मीन में है। और उसके जो कुंभ है वो पीछे रह गई और वो मेष राहु आगे कुंभ में आगे। है। जी सर कुंभ सर मेष राशि, सर कुंभ ये राशि, लग्न मीन पे भी राशि। अफेक्ट देगा? और हाँ, कुंभ मेष, कुंभ मीन मेष। हाँ जी, हाँ जी, तीनों पे चल रही है। तीनों में चल रही है हाँ ना। तो और इसके बाद अभी आप अपना चंद्रमा देखिए, आपका चंद्रमा कहाँ पे है। कुंडली का। हाँ जी हाँ जी, कुंडली का देखिए ना, आपकी चल रही है नहीं चल रही है, उनकी तो चल रही है, आप अपनी चेक करें ना, आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं गुरुजी, हमारी नहीं चल रही। हाँ तो यही है बच आप बच गए। जी। सर ये कहाँ देख रहे हो आप? ये ट्रांजिट में देख रहे हो क्या सर? ये हाँ, ट्रांजिट की गोचर। कंडीशन, ट्रांजिट भी आपके पास बनती है ना कुंडली, ट्रांजिट की जो हमारी जो चल रही है ना, उसको आप अपनी लगन कुंडली से मैच करें। ओके। अच्छा। किसी की चल रही है 60 यहाँ पे मेरे को बताएं, मैं एक चार्ट बना के दिखा। नो सर। सर आप मेरी ऐसे ही चल बना दो कोई रही चार्ट। है। हाँ जी। मेरी चल रही। मेरी चल रही है सर। डेट ऑफ बर्थ बोले सर। 3 जनवरी 1987। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर। हाँ जी हाँ जी, मैं लगा रहा हूँ सर, चार्ट बना। बोलिए सर, डेट ऑफ बर्थ। 3 जनवरी 1987। टाइम सर। 9:05 रात को। 21:05। बर्थ प्लेस कहाँ का सर। जयपुर राजस्थान। जयपुर का। यही चार्ट है ना आपका, सिंह लगन की कुंडली है। हाँ सर। ये इनकी फिक्स चार्ट है। ठीक है, लगन चार्ट है। अब इसको मैं आपको ट्रांजिट लगा के बताता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये ट्रांजिट है। मून कहाँ पे है। 7th हाउस सर में। मून। 7th हाउस में है। और जुपिटर के साथ। हाँ, सैटर्न का ट्रांजिट ये है इनका 8th हाउस पे। सैटर्न फोर फोर हाउस में, 8 राशि में। हाँ जी, फोर्थ कहाँ मैम, फोर्थ में ये रहा सैटर्न। कहाँ? ठीक है, ठीक है सर। सर ये इनर आउटर के ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा है, ये इनर लें आउटर लें, इसको क्या है ये समझ ये में नहीं आ इनर रहा। तो पता है ना, आउटर ये आ गया आपका 8 में, एक घर पहले आ गया इससे। ठीक है ना। इनर, इनर लगन है। सर इनर आउटर कब लगन है, लेते हैं ये? आउटर ये गोचर है। अच्छा ठीक है, आउटर गोचर है तो 12वीं राशि में शनि और चंद्रमा चल रहे हैं, हाँ मीन शनि, राशि में। ये चंद्रमा तो आता जाता है, इसको छोड़ दे, ये आपको शायद एक दिन बाद चला जाएगा। इसका नहीं, शनि यहाँ पे है तो इनकी साढ़े चली हुई है। और एक चीज और बता देता हूँ, अगर एक ही घर में 2 या 3 लोगों की साढ़े चली हुई है ना, तो वहां पे जंग का मैदान बना रहता है। एक ही घर। सर ये एक्सप्लेन करेंगे सर फिर से प्लीज? अगर गुरुजी, एक ही गुरुजी ये घर, जो सुनिए, सेम हाउस में आप रह रहे हो, वहां पे एक ज्यादा मतलब 2 या 3 लोगों की साढ़े चली हुई हो, तो वो पूरे 2.5 साल एक तरह से तलवार छुरियां ही चलेगी वहां पे।
नहीं नहीं सर, ये चार्ट मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? मतलब हाँ, इनर चार्ट और आउटर चार्ट। ये इनर चार्ट है, लगन कुंडली है, यहाँ से एसेंड है, ये जहाँ पे केतु सेकंड हाउस में, ऐसे करके ये सारा इनर है यहाँ तक 12th हाँ, हाउस। ठीक है। ये सर, ये और समझ आया। लगन जो ये गोचर है, आउटर चार्ट है, ये गोचर है यहाँ पे, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, सेवंथ बिल्कुल सेवन सामने आओगे, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12। तो ये रहा गोचर का। ये हमने एक पीछे भी इसको देखा था, इसका ट्रांजिट कैसे होता है, ये जैसे चलते हैं। अब ये जो गुरुजी, चलेंगे इस मूवमेंट में चलेंगे। ये यहाँ पे गुरुजी, मून था। सर ये गोचर आज का है? हाँ, आज का ही है। ये मून था यहाँ पे, आपने देखा अभी एक हफ्ते बस 22 फेब को, एक महीने बाद यहाँ चला गया। ये आगे चलते रहेंगे। तो इसमें कहने साढ़े का सात है सर? हाँ, इनके साढ़े साथी है। ये देखिए ना, मून यहाँ पे है और उसके बिल्कुल बगल में ये सैटर्न है आया हुआ गोचर में। अच्छा। हाँ, अच्छा। मतलब कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका ये 12वीं राशि में शनि महाराज है, अभी शनि मीन राशि में। महाराज है अभी गोचर में। अभी इनको दिक्कतें कैसी देंगे कि उसकी इनकी कुंडली में कंडीशन कैसी है सैटर्न की। ठीक है, उसके हिसाब से है। एक तो ये है भी इनके वहां पे बैठे हुए हैं 4th हाउस में। तो 4th हाउस में सैटर्न काफी ज्यादा हुआ है, इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम है इस पीरियड में फेस करनी पड़ी है। गुरु जी जो गोचर लगाएंगे वो चंद्रमा से ही लगाएंगे ना? सर गोचर ऑटोमेटिकली बनेगा, ये इसका साठ सती का वो हम पढ़ते हैं आगे, फिर आपको समझाएगा। आगे चले। गुरुजी, सर आपने गोचर में बोला था सैटर्न का 3 फेजेस रहते हैं, जब वो पीछे रहते हैं फिर साथ में आते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। हाँ, तो ये इनकी 3 फेज कुंडली में है। अभी लास्ट का स्टेज चल रहा है क्या? वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आप एक बार पहले इसको कंसेप्ट को पढ़ ले, फिर मैं दोबारा चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब ये तीनों फेसेस ना 2.5-2.5 साल के रहते हैं। ठीक है, ये मतलब 2.5 ईयर ही रहेगा, तो 2.5-2.5 करके 7.5 साल होते हैं ये। ठीक है, 750। तो इस हिसाब से है। जब शनि ना जन्म राशि के उस पे गोचर करता है, चंद्रमा पे गोचर करता है। ठीक है, 12वीं राशि में प्रवेश करेगा। अगर मान लीजिए सैटर्न आपके, सॉरी, मून आपका फर्स्ट हाउस में है। ठीक है, तो उसके घूमने से एक चक्कर से देखिए 12वीं राशि कहाँ पे बढ़ती है, 12th हाउस में। ठीक है, जब वो 12th हाउस में पहुंचेगा, उससे पीछे 12वीं राशि, 12वां घर, जहां पे मून है उसके 12वें घर में पहुंचेगा। मून से 12 घर गिने आप अपने मून से, जहां पे आपका मून बैठा हुआ वहां से 12 घर काउंट करें मून को मिला के। ठीक है, तो वो पहला चरण होएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, समझ आया। उसका सेकंड चरण जो है, सेकंड स्टेप होएगा जिस टाइम वो मून की राशि में आएगा। अब जैसे मून इनका उसमें था 7th हाउस में था, जब वो 7th हाउस में ट्रांजिट होएगा मून का, उसका सैटर्न का, तो उसका सेकंड चरण आ जाएगा। और जो उससे आगे निकल जाएगा तो थर्ड चरण आएगा, एक मून से एक ओके। आगे। क्लियर हुआ कि नहीं? हम्म। यस सर, अंडरस्टूड। बाकी शनि महाराज जी का हम दोनों को गाड़ी चलाते हुए देखेंगे तो पहले शनि महाराज पीछे होंगे, फिर उनके साथ आगे आएंगे, साथ में आएंगे और फिर आगे चले जाएंगे। हाँ, जो अभी इसको आप सिंपल लैंग्वेज में देखें, जो ये है ना, इसका चरण है, जो फर्स्ट चरण होता है वो पैरों से वो हमारी बॉडी जैसे हमारे फीट से स्टार्ट होता है, तो इसका थोड़ा स्लो रिजल्ट होता है। जो सेकंड चरण है ये पीक पे चलता है, बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं ये चीजें जब मून की राशि पे आएगा, मून के हाउस पे आ जाएगा, तो उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रगल या प्रॉब्लम आएगी। और जो थर्ड लास्ट चरण है इसका, जो लास्ट स्टेप है, उसमें जो ये बेनिफिट पैसा ही देके जाता है, ज्यादातर प्रॉब्लमें कम हो जाएगी। और आपको, आप उसमें एक रीजन भी आ जाता है। पहले हमें नहीं, दूसरे चरण में ना ये हमें सिखाता है कि हम कैसे, हम अपना जो है आचरण या फिर हमारा अपना बिहेवियर है, जो भी चीजें जब चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद वो हमें एक रिवॉर्ड भी देके जाता है। इस तरह से 60 सदी चलती है। तो जी हमने देखा है तीसरे चरण में जब शनिदेव जाते हैं तो कहते हैं पैरों में दिक्कत देते जाते हैं ये, पैरों में पैरों दिक्कत में आती है लास्ट में। वो देते हैं, बट ये है कि आपको
अगर इंसान ने दूसरे चरण में समझ जाता है तो तीसरे चरण में जो तीसरा होता है उसमें आपको फाइनेंशियली अच्छा करके जाता है, सारी चीजें रहता है। जो मिड वाला पार्ट है ना हमारा, वो बड़ा ही क्रूशियल रहता है, उसमें काफी ज्यादा अप डाउन देखने पड़ते हैं। ठीक है। गुरुजी किसी किसी की सर से पेट और पैर तक भी होती है, जब वक्री वगैरह कुछ इस तरीके से मैंने नहीं, सुना था कि भाई किसी किसी की होती इसको है। काउंट करते हैं कि इस तरह से चलती है, बट ये चीज है कि अगर आपका शनि अच्छा है तो ये जो इसके बैड इम्पैक्ट है वो कम रहेंगे। ये भी आप इसको देख सकते हैं। सर जो अपने मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने थे वो 7.5 में बने थे शायद, ऐसे सुनने में आता है। हाँ, तो उनका कोई ये लास्ट चरण होएगा या स्टेप होएगा, अगर हो सकता है। अभी ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि उनकी कुंडली कैसी है, बट लास्ट में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो तो सही है, लेकिन मेरे तो लास्ट चल रहा है, मेरे को लगता नहीं है कोई अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सर अभी बकरी होके हटे हैं 28 तारीख से, तो कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं आपकी लाइफ में? कोई बात नहीं सर, मोदी जी की जगह भाई साहब को बैठा नहीं नहीं देंगे। नहीं, बी प्रैक्टिकल। मैं आपको बताता हूँ, या बकरी से मार्गी हुए अभी कुछ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं लाइफ में, पिछले अभी मान के चलो 20-22 दिन से कुछ रिजल्ट आए हैं अच्छे कि नहीं? दिमाग ठंडा रहता है बस 20-22 दिन से, ये है। बस ये मार्गी होने का यही बेनिफिट है सर, ये चीजें बकरी मार्गी, इसीलिए मैंने समझाया था। 28 तारीख को मार्गी हुए थे, पहले बकरी थे। तो इससे क्या किया, कुछ ना कुछ चीजें देके जाएंगे। अब कितना देके जाएंगे वो हमारा अलग मैटर है। मार्गी अच्छे में होते हैं गुरुजी। हाँ, मार्गी अच्छे में आते हैं, मार्गी वगैरह गोचर में ही देखे जाते हैं, बकरी उस पे देखे जाते हैं। ये नाम ही अच्छा नहीं है बस। 60 सती का कंसेप्ट क्लियर हुआ हमें? किसी और का क्वेश्चन है तो बोले प्लीज। नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी सब। नहीं, अभी अगर है तो हम ये देख सकते हैं ना कि कहाँ पे है, ठीक है ना? गुरुजी एक राशि से दूसरी राशि में जब वो जाते हैं तो फिर उसमें टाइम ज्यादा लेते हैं। चंद्रमा तो जल्दी जल्दी भागता आज है, ढाई शनि साल बहुत। लेते हैं ना, इसलिए ढाई ढाई साल के करके ना ये बनते हैं, ठीक है ना? इतने चंद्रमा का मतलब इस तरीके से भाई पूरा। अब पहले जो जब पहली बार आएगा ना ये 60 सती का पहला चरण आएगा, तो मानसिक तनाव रहेगा, बेचैनी रहेगी, पैसे के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। अब ये देखना पड़ेगा कि किस उसमें आता है, ठीक है? कुछ लोगों का पहले ही आ जाता है, कुछ का बाद में आता है, ये अलग अलग तरीके से है। दूसरे चरण में ना ज्यादा ही कठोर या परीक्षा आ गया, क्योंकि यहाँ पे पीक पे होता है ये चीज। सब सर चीजें ये आपको। जीवन में कितनी बार आती है? 7.5, 2 बार, 3 बार? सर ये 3 बार ही आती है, जब आएगी ये इकट्ठे इकट्ठे आ जाएगी फिर ना ये। मतलब ज्यादातर जैसे पहला 7.5 ये देखा जाए ना, तो 2 बार ही बनेगी, दूसरी बार तो कम ही लोग टच कर पाते हैं। ये 30 साल का एक चक्र होता है इसका। हाँ, तो दूसरी बार में कम ही टच कर पाते हैं, 2 बार तो आती है वैसे। गुरुजी और छोटे बच्चों की भी होती है जो मतलब पैदा होते हैं, उनकी भी कुछ चल रहे होते हैं, ऐसा है? सबको आ जाती, जिसने मैम छोटे में कर लिया ना, वो या तो देखो लास्ट में आए तो फायदा है, बीच में आए तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है गुरुजी। हाँ, तो आगे चले। जैसे मेरे बीच में, जी बोलिए बोलिए सर। जैसे सर मेरे बीच में आ गई ना अभी ये, यंग एज हाँ, में ही। बीच बीच में आके ना लाइफ ज्यादा डिस्टर्ब करती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, शनि की दशा भी अगर हाँ पहले पहले आ जाए या लास्ट में आए तो फायदा है, अगर बीच में आ जाए तो बहुत स्ट्रगल करवा देती है दशा भी। सर मतलब समझ नहीं हाँ, आया सर। हमारी जो महादशा है ना सैटर्न की, ये हम देखते हैं नक्षत्र से, हम हमारी वो दशा डिसाइड होती है, और वो एक ही पैटर्न में चलती है। जैसे हमारा सन आया उसके बाद ऐसे है। अगर फर्स्ट फर्स्ट में आ जाए, ठीक है, शुरू में, तो ज्यादा स्ट्रगल करती है। अगर आपकी ये मान के लो 40 की एज के बाद में आए, तो इतना वो आपको रिजल्ट नहीं, बैड रिजल्ट नहीं दे पाती है। मतलब सर अभी मेरी दशा चालू हो गई है फरवरी से, तो महादशा। सैटर्न की चली है ना, तो आपको इतना बैड रिजल्ट नहीं देगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है कि इतना ज्यादा नहीं देगी, थोड़ा बहुत देगी कुछ टाइम। शनि में शनि चलेगा, उसके आगे सारी चीजें सही रहेगी।
शनि में शनि चल रहा है सर। फाइनेंशियली अच्छा करेगी। कुछ चीजें और मेरे को आप कुंडली भेजना, मैंने आपकी कुंडली देखनी है, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है नहीं नहीं चार। सर, मतलब ये रूल्स आ, सैटर्न के एमडी को भी अप्लाई होंगी? नहीं, एक्चुअली क्या है, इस एज में ना सैटर्न आपको इतने बैड रिजल्ट नहीं देगा। उसके पीछे क्या है कि ये हमारा कार्मिक है। यहाँ तक हमारे में वैसे ही वृद्ध अवस्था होती है तो हमारे में मेच्योरिटी आ जाती है, जिससे हमारे कर्म थोड़े से सही हो जाते हैं। ओके लेकिन सर, सर उसमें अंडरस्टूड। सारी, सर हमें सारी चीज देखनी पड़ेगी ना, अगर सैटर्न बहुत जैसे चल सारी रही है तो चीजें देखनी सेट, पड़ेगी, इसीलिए मैंने तो इनको सर बोला। सैटर्न भी तो देखना पड़ेगा कि वो महादशा नाथ कौन से भाव में बैठे हैं। वो वही चीजें है ना, पर ओवरऑल ज्यादातर देखा गया अगर बाद में आए तो इतना वो इंसान को महसूस नहीं होती है। मेरा कहने एक ही शब्द बोलूंगा, इतनी महसूस नहीं। अगर आपकी ये मान लो कि 20-22 साल की इसमें आ जाए ना तो बड़ी महसूस होती है, क्योंकि उसी में आप इंसान ने ग्रो करना होता है, मैरिज करनी होती है, सब चीजें डिस्टर्ब होके भी मिलती है उसको एक ही शॉट में। एज कौन सी आपने बताई गुरुजी, कौन सी एज से परेशान नहीं करती? और आप ये मान के चलो 48 या 40 के बाद की एज है ना, आपको इतना महसूस नहीं होगी, परेशान करेगी, महसूस नहीं होगी, बस ये मान के चलो। पहले चरण में प्रवेश करते हैं तो सारी चीजें आपको मानसिक हल्की फुल्की नींद में कमी ये सारी चीजें देंगे। ठीक है, परिवार में भी दूसरे चरण में है ज्यादा ही चीजें प्रॉब्लम है। तीसरे में है ना तो सुधार आ जाएगा, स्थिति भी आई, नुकसान की भरपाई भी आएगी, छोटे छोटे विवादों से भागदौड़ से इससे बचता रहेगा इंसान। अब इसके प्रभाव कैसे, एक्चुअली ये क्या ना, जो सारस्वती का टाइम आता है ना हमारे को, एक तरह से हमारा ये बोल सकते हैं टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट को हम कैसे देख सकते हैं, इसमें कैसे हमारा रहेगा वो सारी चीजें। कैरियर में स्थिरता अनुशासन की जरूरत है। अशुभ प्रभाव है, रुकावटें आएगी बट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। ठीक है, सारस्वती के असर किस तरह से होते हैं वो अलग अलग चीजें हैं। आप लगन कुंडली की वो देखें कब शुरू होती है, ये आपको कंसेप्ट पता लग गया है कि कैसे है। अब इसके लिए छोटे मोटे कुछ उपाय हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप ये कुछ जनरल से उपाय है, कोई ऐसा नहीं है। काले तिल शिवलिंग पे अर्पण करें दूध के साथ, ये कर सकते हैं। बुरे प्रभावों से बचे, बैड कंपनी से बचें, क्योंकि इस टाइम पे आप अगर गलत काम करोगे, नॉन वेज या ये चीज़ों का यूज करोगे, या फिर कुछ गलत काम हो गया, तो इस टाइम पीरियड में जेल यात्रा ये कोर्ट केस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने बिहेवियर को अच्छा करें, हनुमान जी की पूजा करें तो भी शनि देव जी परेशान नहीं करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करें तो भी शनि देव नहीं है। सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये जरूर करना है अगर आपकी ये साढ़ चली हुई है कैसी भी कंडीशन में है, ये दोनों चीजें से दूर ही रहे। हाँ जी सर, क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है। यस आ- सर। आगे चलेंगे हम काल सर्प योग। कुछ सर एक लोग, छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा। बोलिए सर, बोलिए बिल्कुल। जैसे मेरी कुंडली है तो इसमें मंगल, सबसे पहले मंगल की दशा आई थी, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की। जी और ये सिमिलर पैटर्न ही मेरे बच्चों की में है। हाँ, सबकी ये यूनिवर्सल है, ये मान के चलो सर। अब आएगा वैसे कैसे, ये नक्षत्र से डिसाइड होएगा। कौन सा जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसका स्वामी का पहली वो आपकी आएगी। अब उस स्वामी से सीरियल बनेगी कि आपकी कौन सी चलेगी। हाँ सर, जैसे राहु के नहीं बाद में अब, दशा आती है गुरु की, वैसे ही सीक्वेंस वाइज। हाँ हाँ, नहीं वो तो सही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इसका भी कोई फर्क पड़ता है क्या? बच्चों की भी वैसे आ रही है तो जैसे मेरे आई उनका है? भी सेम नक्षत्र है सर क्या? नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र नहीं, स्वामी सेम नक्षत्र होएगा अलग, आप सबका ना। नक्षत्र अलग है। स्वामी सेम होएगा, स्वामी सेम होएगा नहीं फिर। हाँ, स्वामी सेम है, जैसे मेरा शतभिषण अ, तो ये सर बचेगा, मेरे धनिष्ठा है। हाँ बिल्कुल स्वामी सेम हो गया। स्वामी से हमारा जो है ना ये डिसाइड होता है आगे कि कौन सा वो चरण चलेगा, क्या चलेगी। ठीक है सर। हाँ, आगे जो काल सर्प योग है, कुछ लोग नहीं सर इसमें, बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक चीज, शनि का जो प्लेसमेंट है, जो हाउस होते हैं,
जैसे मेरे 4th हाउस में, किसी के 12th में होगा, किसी के 7th में होगा, किसी के 8th में होगा, तो जी शनि का प्लेसमेंट का भी योग कम दुखदाई होगी, या नॉर्मल जाएगी, एवरेज जाएगी, अच्छी जाएगी, क्या रहता है सर? हाँ, इसका भी रिजल्ट रहता है सर, वो सारस्वती के ना, इसके भी है, क्योंकि जब वो आपका शनि का तो रहेगा, शनि की कंडीशन रहेगी, बाकी मून की प्लेसमेंट जरूर मैटर करती है, मून कहाँ पे है आपका। सर कहने का मतलब है जैसे मेरा जन्म हुआ वो ये अपना उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में हुआ, तो हम्म। मेरे पे जन्म के समय जो दशा स्टार्ट हुई थी वो हुई थी सूर्य की। सही कह रहा हूँ? जी तो वो सूर्य से क्रमबद्ध चलेगी ना, जैसे सूर्य चंद्र हाँ, मंगल राहु वैसे वो बृहस्पति क्रम मैंने शनि जो बुध। आपको पीडीएफ में दिया वो उसी क्रम में रहेगी सर। अच्छा 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 ठीक अच्छा। है, ये क्रम सबके लिए यूनिवर्सली मान के चलो कि सबके लिए है। अब स्टार्ट तो कौन सा होएगा, राहु स्टार्ट होएगा या शुक्र स्टार्ट होएगा, क्योंकि लास्ट में शुक्र है, तो वो किस हिसाब से चलेगा वो अलग चीज है, टाइम पीरियड इनको दे रखा है पक्का ही। तो सर अगर नक्षत्र याद हो गए फिर तो आसानी से निकल जाएगी बिना चार्ट देखे कि याद आपकी दशा कौन सी चल रही है। हाँ, इजीली। वो आप देख सकते हैं, या नक्षत्र के स्वामी याद हो गए ना तो भी पता लग जाएगा किसकी दशा चलेगी पहले। नहीं सर वो तो याद है, पूरे कर लिए थे। ठीक है, आगे चले सर। ठीक है जी। काल सर्प योग जो है ना, इसमें क्या है, राहु केतु के बीच में आ जाता है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, पर प्रॉब्लम देता है। अब इसको कोई भी नाम दे दो, चाहे काल सर्प दे दो, चाहे चूहा सर्प दे दो, ये आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर में आ जाएंगे, इससे बाहर कोई नहीं होना चाहिए, पहली बात है कि बाहर होगा तो फिर वो नहीं आएगा। हाँ ये रूल खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, फिर ये रूल हो जाए 180 डिग्री का है, आमने सामने है, एक साइड राहु होएगा दूसरी साइड केतु होएगा। तो इसके 12 प्रकार है। ठीक है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम मिलती है, मेडिकल इश्यू मिलते हैं, 27 ईयर तक लाइफ में स्ट्रगल मिलता है, 27 साल तक तो मिलेगा मिलेगा। मैरिज लाइफ में मैरिज डिले होती है, बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। तो काल सर्प योग की जो है पूजा भी करवाई जाती है, जो 27 दिन मैंने लास्ट टाइम में बोला, 27 दिन 27 महीने या 27 साल के अंदर अंदर, 27 का है, नक्षत्र के हिसाब से एक पीरियड बना रखा है, अलग अलग उनकी पत्तियां हैं, तो वो चीजें की जाती है। ये सर उस ये जो उसके नीचे हिसाब से ना फिर अगर कोई समर्थ में नहीं है तो मैं यही बोलूंगा, राहु एंड केतु के रेमेडीज करते तो भी इसके रिजल्ट कटते रहते। ये जो नीचे नाम दिए हैं ये तो सभी नागवंश के जो नाग हुए हैं, प्रमुख नाग वो हैं। हाँ, ये 12 प्रकार के होते हैं। अनंत, पहला भाव और 7वें भाव में हो राहु एंड केतु, और बाकी उनके दूसरी साइड आ जाए कुली। हम्म। ये सारे नाम के आप जो कथावाचक है पंडित जी, ये सब जानते हैं। ठीक है, या जी 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 वृंदावन जी। वाले ज्यादा जानते हैं, बाकी हाँ वैसे। जी हाँ जी जानते हैं। हाँ नहीं, नहीं ये सर सर ये तो जो काल बोलिए सर, बोलिए। सर काल सर्प योग तो हर दूसरी तीसरी कुंडली में होता है ये तो। हाँ जी। काल सर्प योग मेरे हिसाब से हर दूसरी तीसरी कुंडली में आता है। नहीं, दूसरी तीसरी नहीं मेरी जी। काफी ज्यादा में आता है, ऐसा कुछ नहीं है, 50% बोल सकते हैं, दूसरी तीसरी तो नहीं मैं बोलूंगा। ठीक है, मिलता है। और मेडिकल इशू, ज्यादातर मेडिकली ये डिस्टर्ब करता है। उसके बाद कुलिंग, ये दूसरे और 8वें भाव में हो, बासुकी 9वें और 10वें में, नहीं और शंखपाल 4 10 में हो, पद, ये जो थोड़ा सा ना ये सबसे डिस्टर्ब करता है, ये योग ना, क्योंकि ये बच्चे का है और हमारे लाभ का यहाँ पे है, तो बच्चे के सुखों में दिक्कत आती है गुरुजी बहुत। ये लेकिन ये योग कैसे बनेगा? 5वें में राहु 11वें में केतु ऐसे बनेगा? और चाहे उल्टा दोनों साइड से देख लो इसको, ये दोनों 22 वर्षा देखनी है, आप कहीं से भी देख लो। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है, महापद 6 12, ये तक्षक एक साथ उल्टे चल पड़े अब। ठीक है, और हम्म। ये इसको विषधार, या ये उल्टे उपयोग होके ना, ये विषधार हो गया। अब यहाँ पे उल्टा करके देख ले। हम्म। ठीक है, ये सारे 12 योग है जिसको आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, तो सीधे से उल्टे हो गए, कहीं पे राहु आ गया कहीं पे है। अब इससे होता क्या है कि कैरियर में अस्थिरता रहती है, मानसिक तनाव, डर, विवाह में देरी, पारिवारिक बाधाएं, और मेडिकल इशू, ये 3 चीजें तो ज्यादातर रहती है। इसका प्रभाव सामने कब आता है, दशा में आता है, गोचर में आता है, या फिर नॉर्मली रहता रहता है। अब जब इनकी दशा आएगी राहु एंड केतु की तो भी दिखाएगा, गोचर राहु एंड केतु का वहां पे आ जाए सेम पे तो भी ये दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अशुभ है, अगर राहु एंड केतु की कंडीशन अच्छी है, कंडीशन इन द सेंस कि वो अच्छे उससे बैठे हुए हैं ना, तो ये अच्छे रिजल्ट भी देते हैं।
राजयोग नहीं मैं बोलूंगा, पर अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। सर एक चीज और पूछूंगा इसमें, जी जैसे आपने बोला कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होने चाहिए। जी। अब जैसे मानो कि जैसे कुछ प्लेसमेंट इस तरीके से हो कि 2 और 8 का जोड़ा है, और उसमें कुछ ग्रह 2 में राहु केतु के साथ बैठे हैं, कुछ ग्रह 8 में राहु के साथ बैठे हैं, और बिल्कुल। बाकी इन अब दोनों के उसमें बीच सर में है, राहु तो ये केतु भी की डिग्री कालसर्प योग। देखिए, अगर कम कम है, मेरी बात आज भी मेरे पास एक कुंडली आई थी, मैंने डिस्कस कर रहा था। वहां पे अगर राहु केतु की डिग्री कम है तो वो काल सर्प योग नहीं बनेगा। अगर राहु केतु की डिग्री उन सभी ग्रहों से ऊपर है, फिर वो बन जाएगा। मतलब पर गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं कुछ आपकी एकाध ग्रह राहु केतु के साथ मैं ही आपकी उसी भाव समझ में गया। बैठे हैं। मान लीजिए इसमें 5 और 11 में कॉम्बिनेशन है। 5 में केतु है और 11 में राहु के साथ चंद्रमा है। अब चंद्रमा की डिग्री ज्यादा हाँ। है तो वही काल सर्प योग नहीं बनेगा, अगर कम है तो बन जाएगा। अच्छा। ठीक है ना, वहां पे डिग्री देख ले। ये आपको ये कंडीशन मिलती है, कई बार मिलेगी। नहीं, अब इसमें डिग्री ज्यादा से क्या मतलब, चंद्रमा युवा है तो नहीं है? नहीं है, फिर नहीं। अगर मान लो कि उसकी राहु की डिग्री ज्यादा है, ठीक है, तो फिर वो इसके ये रहेगा, फिर रहेगा। अगर नहीं है सर चंद्रमा ज्यादा डिग्री तो, हाँ, चंद्रमा की ज्यादा डिग्री डिग्री तो कम है, फिर वृद्धावस्था, वो काल सर्प योग बन जाएगा। सर ज्यादा डिग्री तो वृद्धावस्था की होती है कि ज्यादा से क्या अब उसको मतलब है वृद्ध अब? अवस्था में मेच्योर रख ले, आप 20 तक काउंट कर ले उस तरह से। गुरुजी जो आपने बताया ना, ये कंडीशन मेरे बेटे की कुंडली में है। 5 में केतु है और वो 11 में राहु और चंद्रमा है। चंद्रमा की डिग्री 11 है और राहु की 8 है। तो इसका कुछ काल सर्वदोष भंग हो गया है। भंग कम रिजल्ट रहेंगे रहेंगे तो देखो ये है, ये 8 और 11 जो भी है ना, ये रिजल्ट तो कम रहेंगे एक तरह से। ठीक है गुरुजी। आप इसको भंग भी बोल सकते हैं, कम भी बोल सकते हैं। इसकी पूजा करानी पड़ेगी, मतलब भाई इस चीज में पूजा कराते हैं ना? हाँ, पूजा करवानी ही पड़ेगी। करवा ले तो अच्छी है। कई बड़े बड़े नेता है, बिजनेसमैन है, जिनकी कुंडलियों में काल सर्पयोग है, बट वो चलते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। काल सर्पयोग का एक और नुकसान है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं। इसका क्या है, अगर ऐसी इस टाइप में ग्रह आ जाए हमारे 6 घरों में, ग्रह आ गए, तो हमारे जो शुभ घर है, शुभ ग्रह है, उनकी दृष्टि किसी पे भी भाव पे पड़ेगी, वो खाली है। तो वो क्या है, वो भाव एक तरह से एक्टिवेट नहीं होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है काल सर्पयोग की। आपको ये गुरुजी, गुरुजी टेक्निकल समझ आया मंत्रेश्वर, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, मंत्रेश्वर जी और फल दीपिका में ये बताया गया है कि सावन के सोमवार जैसे लगते हैं, तो उसमें वो जो भगवान का पार्थिव पूजन जो होता है भगवान शिव का, वो करा जाए तो एक काफी हद तक शांति हो जाती है इसकी। हाँ, एक वैसे भी सर टेक्निकली, रुद्राभिषेक में सर बढ़िया काम करता है हाँ, रुद्राभिषेक। सुनिए सुनिए सर। हाँ, रुद्राभिषेक टेक्निकली पार्थिव पूजन हुई। टेक्निकली मेरी चीज समझे। अगर मान लीजिए राहु और केतु के बीच में तो 6 घर हमारे खाली है। जब इस साइड से कोई दृष्टि डालेगा 7वें घर पे, तो वहां पे खाली भाव पे है, तो उस पे उसके इतने जल्दी अगर कोई ग्रह होता बैठा हुआ ना, बृहस्पति की दृष्टि से, शुभ ग्रह की दृष्टि से कोई और ग्रह एक्टिवेट हो जाता, वो कमी रह जाती है काल सर्प योग में। मेन पॉइंट ये है, अगर आप इसको टेक्निकली समझोगे डीप में, हम्म। तो वो किसी ग्रह को एक्टिवेशन करने की पावर खत्म हो जाएगी उसकी। क्लियर है जी? जी। नो सर। और किसी के पास काल इससे सर्प योग की कुंडली है? हाँ जी। बोले मैम, डेट ऑफ बर्थ बोले। सर मेरी कुंडली में ही तो है अभी जो आपने लगाई थी। जी हाँ। मैं आपको वो मैंने हटा दी। ये कहाँ गया? अभी जो लगाई थी हाँ, उसमें काल सर दोष भी तो है प्रॉपर। कोई दिक्कत नहीं, अभी दोबारा कोई बोले बात नहीं। चार्ट। चार्ट बोले, कोई नहीं। संगीता जी बताओ। हाँ कोई जी, नहीं बोले। 18 हम अगस्त ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यही देखेंगे कि हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। 18 अगस्त हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ पूरी हो। 2015। 15। हाँ, 15 15। टाइम? टाइम 2:30 बजे। मॉर्निंग, इवनिंग? 2:30 बजे दोपहर में। 2:45 मिनट। जो और हो गए क्या? जन्म स्थान दो सर? बज के पंद्रह नहीं, 2:15 था गुरुजी। कोई नहीं, जन्म स्थान दोपहर बोले।
हरियाणा रोहतक। कहाँ मैम काल सर्प योग, शनि तो बाहर बैठा हुआ है। मैं शनि बाहर बैठा हुआ है, कहाँ लगा? कहाँ लगा नहीं शनि है ना बाहर? सर, है जी। नहीं है काल सर्प दोष ना वही है, सर। शनि बाहर बैठे हुए। आप बोले गुरुजी, दिनेश जी, आप अपनी कौन पहले से डेट ऑफ बर्थ बोले सर? क्या हो गया मेरा मैडम सर संगीता ग्यारह मैडम दस आज? 2000 मेरा। हाँ जी, बोलिए बोलिए, कौन था, जल्दी बोले थोड़ा। विष्णु, कौन थे, दिनेश जी थे, कौन, विष्णु जी? विष्णु जी बोले डेट ऑफ बर्थ। विष्णु जी गए। चले मैं गए। यही भगवान हूँ सर। विष्णु, तीन भगवान विष्णु को जनवरी बताओ। एक सेकंड, 3 जैन। 3 जनवरी 1987। टाइम सर? 9:05। और लोकेशन है जयपुर, राजस्थान। ये यही कुंडली थी ना सर आपकी? हाँ जी, ये बन रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पे बृहस्पति है। अब इनकी अगर हम्म। दृष्टि देखें हम, कहाँ कहाँ पड़ रही है सर? ये खाली घरों में पड़ रही है। सोए ठीक घरों में। है, शुभ दृष्टि है, बेफजूल में खराब हो रही है ये चीज मानते हैं ना? और दूसरी चीजें देखिए, सूर्य की दृष्टि भी खराब हो रही है। मैं खराब होने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैसे खराब हो रही है। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब टेक्निकली बोलते हैं कि जी ने काल सर्प योग नहीं है, आप उसको प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे ना, तो आपकी जो शुभ ग्रहों की दृष्टि है ना, वो वेस्ट होती है। हाँ जी, तो वो अब आगे किसी, समझ। तो इसमें हाँ, सर काल गुरुजी, सर्प दोष है। गुरुजी, काल गुरुजी सर्प दोष है। वेस्ट इसको कैसे कोई भी ना, जी, वेस्ट कैसे हो रही है ये तो बताइए ना। अगर मतलब उस भाव पे पड़ी तो भाव के तो फल भाव देगी। सर, ये किसी भी ग्रह की दृष्टि है ना, अगर किसी ग्रह पे पड़े तो ज्यादा एक्टिवेट होती है। भाव को तो टच करेगी, वो कुछ करेगी। अगर किसी ग्रह पे पड़ जाए ना बृहस्पति की, तो वो उसको अच्छे फल देती है ना। ग्रह और भाव आप देखें ना, कोई भाव की कितनी पावर होती है और ग्रह की कितनी पावर होती है। लेकिन सर भाव भाव में जो पक्के घर के स्वामी होते हैं उनको तो एक्टिवेट नहीं करेगा क्या ये? करेगा सर, पर वो, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप और थोड़ा सा डीप में जाएं, इस स्टडी को करें। अगर किसी ग्रह पे पड़ेगी तो ज्यादा रिजल्ट देगा, खाली भाव पे तो पड़ेगी पड़ेगी ना, किसी उस पे इतना रिजल्ट नहीं देते, उतने उसके फल नहीं मिलते। जो पक्का मकान मालिक है, भाव का मालिक है पक्का, उस पे कोई रोल नहीं है क्या इसका? ये थोड़ा पूछना रोल चाह रहा हूँ। मिलेगा, वो चीज नहीं मिलेगी जो आपको रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है। अच्छा। का कार सर्प में वही चीजें होती है, आपको मिलती है चीजें, देरी से मिलती है। क्यों मिलती है, उसके पीछे यही टेक्निकल रीजन है सर। पक्का मकान ये कैसे कह रहे हैं गुरुजी, ये समझ नहीं आया मुझे। वो हमने जो किए थे 12 घर के मालिक, उनके वो किए ना। ओके, कारक की इनका बात कर रहे हैं लगन जी। में अगर अगर इनका लगन में मेष होता तो पक्का मकान इस तरीके से, हाँ, लगन मेष का होता तो। तो जी आप मेरा कंसेप्ट समझे कि नहीं, पहले ये बताए। मैं तो समझ गया सर। ठीक है, आप सब समझे ना कि इसकी दृष्टि ना पड़ने की वजह से उसका जो है ना, एक ग्रह नहीं एक्टिवेट होता है, वो मिस हो जाता है, ये मान के चलो आप। और ऐसे ही पैटर्न में आप जब भी देखोगे काल सर्प में आता है, तो वो ये 6 घर है ना जो हमारे, ये 6 हाउस है, ये कभी ना ये पूरे फल नहीं दे पाते किसी भी साइड में। कहने का कहने का मतलब है सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, यदि शनि उस पर दृष्टि डालेगा तो प्रभाव आएंगे। वहां पे कोई भी ग्रह नहीं है तो शनि दूसरे भाव को कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब करेक्ट। वही चीज है। अब देखो, दृष्टि क्यों यूज है, ऐसा नहीं है कि हमारे वो किसी ग्रह की दृष्टि हमेशा खराब करती है, अच्छी भी है ना, ये भी एक्टिव है। अब मान लीजिए शनि उस जातक की कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसकी हम्म। दृष्टि पड़नी चाहिए, वो फिर पड़ नहीं रही है, तो फिर क्या करेगा वो? तो चाहे बुरी कंडीशन, बुरी तो बाद में देखे ना, आप पहले कंडीशन तो देखे कि कैसी है। सर इसका मतलब है राहु केतु के बीच में कोई भी प्लैनेट्स आ जाए, सभी प्लैनेट्स आ जाए, तभी ये दोष बनेगा। हाँ, जी। बनेगा तो ही, बट ये है कि उसको आप उस वे से देखें कि जो वो एक्टिवेशन को रोकते हैं। सर सर मैंने जब एक बार ही किसी का लेक्चर किया था, तो वो बोले थे राहु के राइट साइड में अगर कोई प्लैनेट्स आए सभी, तभी बनेगा, लेफ्ट साइड आएगा तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है सर? नहीं, वो आपको ये जो दिए ना, इनके नाम चेंज हो गए हैं।
ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे हो गए ना, देखिए यहाँ पे पदम बन रहा है और यहाँ पे विषधार बन रहा है। अब इसको लेफ्ट कर लो चाहे राइट, ये एक एक साइड लेफ्ट के ये आगे है हमारे, एक साइड के दूसरे राइट यस के सर। आगे। अब किस तरह के इनके वो है, रिजल्ट अलग है, रिजल्ट दोनों साइड देंगे। सर राहु मैं एक क्वेश्चन ऊपर और पूछ रहा हूँ पदम इसमें। पदम वाले में राहु होगा बोलिए बोलिए सर, विष्णु जी बोलिए। 5 में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे यहाँ पे राहु के साथ मंगल बैठा हुआ है, हाँ तो हाँ। आप एक बार वो बता दो ना, वो डिग्री वाला जो बता रहे थे भाई, इनकी डिग्री देख सकते हैं, तो डिग्री का क्या लफड़ा है, समझ में आ जाएगा सभी को। डिग्री, भाई इसमें डिग्री किसकी का डिग्री सर ज्यादा ऐसा है है? ना, नहीं मंगल नहीं, यहाँ वो समझ आ गया सर, युवा अवस्था में वो है, समझ आगे चल। आ गया। हाँ बिल्कुल युवा अवस्था में है, ठीक है ना, वो आप गुरु अभी। सर एक बात एक सर एक बात छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा विष्णु जी के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके बाद में ना गुरु जी हमारे विष्णु जी हैं। नहीं नहीं, अब मतलब विष्णु जी की पूजा भी जैसे करनी चाहिए। अच्छा चले आगे चलते हैं सर। ये जो मैंने कुछ रेमेडीज लिखी है, सुन ले प्लीज पहले मेरी बात को। ये यूनिवर्सल ज्यादातर आपको रेड बुक की भी है और अच्छी रेमेडीज है। तो इसको एक तो आप काल सर्प योग में यूज करें, दूसरा है कि आपके किसी भी भाव में राहु केतु बैठे हुए 22 वर्षा 180 डिग्री पे, तो उन प्लैनेट्स को आपने अच्छा करना है तो भी ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। क्लियर हम्म, है? ठीक है सर। ठीक है, ये रेमेडी आप उसमें गुरुजी, भी जिसके जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है वो भी कर सकते हैं वो ये? भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उनको थोड़ा बैलेंस करने के लिए। फर्स्ट हाउस में राहु है और सेवंथ में केतु है, तो क्या करना है, अपने वजन के बराबर जौ को जो है चलते हुए पानी में बहाना है। जो वजन के बराबर नहीं कर सकते हैं तो 1/3 करते हैं या फिर 10वां हिस्सा करते हैं, वो अलग अलग कर सकते हैं। अगर ज्यादा रेमेडी तो करें, पहले इनकी कंडीशन देख ले, अगर ज्यादा खराब कर रहे हैं तो करनी चाहिए रेमेडी। अच्छी कंडीशन में तो ऐसे उपाय ना करें प्लीज। नहीं गुरु जी एक बार बताइए, कोई ऐसा जातक है जो जो सिर्फ 11 रुपए दक्षिणा देके पूछना चाहता है, उसकी गुंजाइश नहीं है तो उसके लिए? उसके लिए सर ऐसा है ना, फिर आप 1 किलो जो है, क्योंकि वो वहाँ जो रेमेडीज होती है ना, पहले घर की है ना, उसमें 100 ग्राम दे रखा है, ऐसे 1200 ग्राम के, तो 100 ग्राम के हिसाब से उससे करवाते जाओ। ठीक जिस है घर सर। में है उतने ग्राम के हिसाब से करवाते जाओ। जी। ठीक है। अगर ये फर्स्ट हाउस में है तो आपको अल्लाह भी जल प्रवाह करवा सकते हैं। ज्यादा है, एक हम्म। किलो ले ले या 100 ग्राम कर ले, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। गुरु जी पहले एक घर हमें में एक चीज बताइएगा, कोई भी रेमेडीज आप करवाते हो, पानी में बहाना, जमीन में दबाना, ये कराना वो कराना, तो वो हमें बता दीजिएगा ये कहाँ पे क्या करना है, मंदिर वो में आगे देना? आगे आएगा, बस अब आगे आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक ही आ रहे हैं। चांदी की हम्म चेन भी पहननी चाहिए अगर ये राहु केतु इस तरह से है। हर जो है पानी वाला नारियल भी जल प्रवाह करवा सकते हैं। हम्म। ठीक है। और उसके बाद है जो है सेकंड हाउस और 8th हाउस में का कॉम्बिनेशन हो, तो राहु और केतु के लिए, इसके लिए चांदी की डिब्बी में, सोना तो छोड़े आप, चांदी की डिब्बी, चांदी की ठोस गोली आप ले सकते हैं, उसको अपने गले में पहन सकते हैं, ये भी एक कर सकते हैं। हाथी के पैरों, ये अगर किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छी रेमेडीज है ये। हाथी के पैरों के नीचे से मिट्टी उठा के ना कुएं में गिरानी है ये। अगर कई बार साउथ इंडिया में मोस्टली मिल जाते हैं, इस साइड मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो ये कर सकते हैं लोग, हाथी के पाँव के सर नीचे भी। सप्तमृत्तिका माटी भी चलेगी? हाँ जी। सप्तमृत्तिका की माटी हाँ ये वो भी भी चलेगी चलेगी। मिट्टी? ये लोग ना इसको हाथी के पाँव की मिट्टी को वैसे भी घर में रखते हैं, कई चीजों से वो रिजल्ट देती है। ठीक है। और केसर, सर धार्मिक स्थान पे केसर दें या केसर का तिलक लगाएं। कानों में सोना भी पहनाया जाता है, ये केतु के लिए जो गोल्ड पहनाया जाता है। सर जी। ये जो चांदी की ठोस गोली केसर के साथ सदैव अपने पास रखें, तो इसका क्या मतलब है? ये ठोस गोली है ना, इसके लिए दी जाती है। वैसे इसको आप चेंज कर ले, चांदी की, अगर दूसरे घर में राहु हो, चांदी की ठोस गोली चांदी के पिंजरे में डाल के गले में पहननी चाहिए। अच्छा। सर चांदी का ही पिंजरा होना चाहिए। हाँ पिंजरा, गोली बीच में राउंड राउंड घूमने वाली होनी चाहिए, कहीं जोड़ जोड़ ना दे सुनार को, ये बोले मिल जाती है उनके पास। तीसरे घर में राहु है और 9वें में केतु है, तो ये इसको आप वैसे भी दे दे। कुछ जो है उपाय है ना राहु के, तो अपने बुजुर्गों या जो जितने भी गुरु है उनका आदर करें, और कुत्ता पाले।
अगर मर जाए या भाग जाए, तीसरे घर वालों के लिए, केतु वालों के लिए ये ज्यादातर रहता है, तो कुत्ता वापस लेके आना पड़ता है। कुछ छोटे छोटे उपाय दिए मैंने। और चौथे घर में अगर राहु है, 10वें में केतु है, तो चांदी की डिब्बी में शहद भर के भी रखा जाता है। ठीक है। और चांदी धारण भी की जाती है। और ये अगर घर में ज्यादा सुख शांति खराब कर रखे तो ये कर सकते हैं। ठीक है। और जो है ये कोई भी कार्य करने या संपन्न करने से 400 ग्राम, 400, हम 1 से 4 किया, 400 ग्राम साबुत धनिया, ये भी जल प्रवाह किया जाता है इसके लिए, राहु के लिए। या फिर फिर ये चांदी की डिब्बी में जो आपने बोले कि इसको गाड़ना है जमीन में या फिर खाली ऐसे रखना है? घर में रख सकते हैं। ठीक है। वो जमीन में गाड़ने वाले अलग अलग है। ठीक है। और ये है, घर की छत कभी ना बदले, या फिर पुराने घर को नया रेनोवेशन कराने से भी ये दिक्कतें करता है। 5वें घर में अगर राहु है और 10वें में केतु है, तो चांदी का हाथी बना के आप अपने पास रख सकते हैं घर में। छोटा बनाएं, ये अच्छा रिजल्ट देता है। नॉन वेज से दूर रहे। अगर ये चीजें कर रही है, एक मेडिकल इशू आते हैं वाइफ को, 5वें घर में राहु है या केतु है, कई बार वाइफ को जो मेडिकल इशू होते हैं, तो 5 उंगलियां सराने रख के मंदिर में दान करने के लिए भी बोला जाता है। ये मेडिकल इशू के केस में करें। ठीक है। केसर का तिलक लगाया जाता है, ये केतु के लिए लगवाया जाता है। छठे घर में गुरुजी, अगर राहु है और 10वें में केतु है, तो सरस्वती माँ की पूजा या ये चीज कर सकते हैं। कुत्ता हमेशा पाले, अगर मर जाए तो है। और बहते हुए पानी में मूंग प्रभावित करें, मूंग की दाल। ये एक तरह से बुध का भी उपाय हो गया। हाँ, वो मिक्स से है ना, आपको उस हिसाब से। 7वें में राहु है और लगन में केतु आ गया, वो उल्टा चला गया। ठीक है। सोने की ईंट बनवा के या घर में भी रखी जाती है। ठीक है। और एक, चांदी की, जी, चांदी की ईंट। सॉरी चांदी की, सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू। चांदी की ईंट बनवा के भी रखी जाती है। सेकंड थिंग क्या है, ये काफी ज्यादा लोग आपने सुना होगा कि कुछ बादाम और कुछ नारियल जल प्रवाह किए जाते हैं। ये अलग अलग है, वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और गुरुजी, ऐसा भी मैंने सुना हुआ है कि जब राहु 7 में हो तो कन्यादान कन्यादान में लड़की के घर से ये चांदी की ईंट रखें तो ठीक रहता है। हाँ, तो भी ठीक रहता है, ससुराल से भी ले जाए तो भी ठीक रहता है। अष्टम में राहु है, द्वितीय में केतु है। चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा जेब में रखे। जो दूसरे नंबर वाले केतु वाले होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, पैसा सर खर्च मेरा करते है हैं। तो मेरे को रखना चाहिए क्या? हाँ जी सर, रखे। आपको हमेशा तो या तो आप ट्रैवल वाली जॉब करें, अदरवाइज ऐसे ऐसे काम करते हैं ना आप सर, ये भी काम कर लेंगे, वहां भी पैसा फंसा लेंगे, यहाँ भी पैसा फंसा लेंगे, मिलता बाद में कुछ नहीं है। तो ये रखूं क्या चांदी का चौकोर हाँ टुकड़ा? जी, हाँ जी, बिल्कुल रखे चांदी का चकोर टिकरा। आपको दिमाग को ये डिस्टर्ब करता है, कभी आपको वैसे छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती है, अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो छोटे छोटे काम चेंज करते हैं आप। और ओवर थिंकिंग भी बहुत होती है इस अब बहुत जो सारी चीजें होती केतु। हैं। साथ के साथ ना ये हल्दी या केसर का तिलक हमेशा लगाए। 9वें में अगर ये तीसरे में राहु है और 9वें, सॉरी, तीसरे में केतु है, 9वें में राहु है, तो कुत्ता पाले। इस पे ऐसे व्यक्ति को ना कभी भी मुखिया नहीं बनना चाहिए। अपने घर का जो है ना मेन हेड नहीं बनना है किसी भी तरीके से, चाहे प्रॉपर्टी के में से है। इसमें पार्टनर को अगर हेड बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घर का मुखिया अपने लाइफ पार्टनर को बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर में चोटी चोटी तो छोड़े, आप यही कर ले, तिलक ही लगाए, भाइयों से विवाद ना करे। और 10वें में राहु है, चौथे में केतु आ जाता है, तो उल्टा है। यहाँ पे भी अगर बोला जाता है कि आपको पगड़ी पहननी चाहिए, सिर ढक के रखें अगर कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके लिए आ गया ना राहु का, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि गुरुजी पगड़ी वही तो चक्कर है ना, ये कोई पगड़ी नहीं पहने, टोपी नहीं लगाए तो क्या करें? कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो सर फिर राहु के उपाय करते रहे थोड़े बहुत, और जो यही कर सकते बोल सकते हैं। ठीक है ना। मसूर की दाल या गुड़ जल प्रवाह करे। गर्म दूध को बुझा के पानी पीने के लिए, पीने से भी लाभ होता है। कान में ये सोना कैसे डाल। ये कैसे होगा जी, जरा बताएंगे कि दूध में गर्म सोना बुझाकर मतलब?
इसको छोड़े सर, ये आपको नहीं समझ आएगा, ये कुछ और रेमेडीज है। सोने का, गुरुजी सोने का एक तार, हाँ सोने का तार नहीं तो फिर सोने वो की हमारे ना, अंगूठी वगैरह। ये रेमेडी दी जाती है सर अगर शुक्राणुओं की कमी, और कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन से ना कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ही आती है। ये अच्छा। बेसिकली वो है। ये आगे बताऊंगा आपको ये रेमेडी, इसको ना ही अभी दिमाग में ले, जब इसका कॉम्बिनेशन आएगा फिर आपको समझ आएगा। 11वें में राहु है और 5वें में केतु है, अब ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो जो है ना स्वयं को तिलक लगाए, ब्राह्मणों को सोना नहीं दे सकते तो पीले वस्त्र जरूर दान करें। ठीक है, गुड़ चावल दूध आदि को चलते हुए पानी में जल प्रवाह करें। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, ये कर सकते हैं, अगर कोई करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन पीले चने ये बांध के ना वो करे, और खासकर बृहस्पतिवार के दिन ना लहसुन प्याज का सेवन ना करें, ये लोग जिनके यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है। सर ये ठीक। 4-10 राहु केतु वाले, अगर वो घर का जो रिनोवेशन आपने बताया नहीं करना चाहिए, इसको कोई कॉन्ट्रैक्टर को देकर अगर करें तो हाँ जी, कर सकते हैं? तो जो 4-10 राहु केतु वाले, आवाज इनका कट रही है अपने सर, आपका स्पीकर फट रहा है। स्पीकर उन्होंने बहुत पास करके रखा हुआ है ना। 4-10 राहु केतु वाले, हाँ हाँ अगर इनका घर का जो आपने बताया नहीं करना चाहिए खुद के हाथ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को देके बनाए तो चलेगा? रिनोवेशन आपने जिस बताया। हाँ, वो नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, वो प्रॉब्लम क्या है सर, अगर ये करना है ना तो घर की नींव के पास ना कुछ चीजें दबाई जाती है तो ही करें, क्योंकि वो पुराना घर है तो वो करना ही भी पड़ेगा। बट वो प्रॉब्लम जरूर देगा अगर किसी से भी करवाते हैं वो। ठीक है ना, वो मैं आपको अगर आपका है तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। इसमें क्या है, शहद भर के जो है ना, उसके बर्तन में अपने मिट्टी के बर्तन में नींव के पास, अब नींव तो निकली हुई है, पहले उसके नजदीक दबाएं, और कुछ चीजें दबाई जाती है, जैसे हम नया घर बनाते हैं ना उस टाइम भी 6-7 धातुओं जो है पंडित लोग भी बोलते हैं कि इनको दबाएं, वैसे ही करवाया जाता है ये। ठीक है और सर। 10वें सॉरी, इसमें 12वें और 12 और 6 के कॉम्बिनेशन में है, तो रात को सोते समय अगर किसी को ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, राहु 12वें में है और छठे में केतु है। राहु जो आपकी ना नींद खराब करता है यहाँ पे ना, तो रात को सोते समय लाल कपड़े में सौंफ भरो और मिश्री भर के अपने सिरहाने रखें, तो जो उसकी नेगेटिविटी जो है ना वो ज़्यादा कम होएगी। रसोई घर में खाना खाएं, सोने की अंगूठी धारण कर सकता है, केसर दूध में केसर मिला के या सोना बुझा के, उसको सोने को छोड़े केसर ही मिला के पिए, सोना आपको इतना नहीं करेंगे। और ये तो ये बड़े सारे महंगे करने महंगे से ना, उपाय हैं। हाँ जी, ये तो सर बड़े महंगे महंगे उपाय हैं, सोने की अंगूठी धारण करना। थोड़ा नहीं कोई नहीं महंगे कर तो नहीं पाता है है। सर, ये उपाय सस्ते ही है, अगर हम देखें तो कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों को ना बच्चा कंसीव नहीं होता है, शुक्राणु नहीं बनते, उनके एग्स में प्रॉब्लम होती है, तो आयुर्वेदिक में भी बोला जाता है कि आप सोने की गोल्ड की तार ले, दोनों उसमें 4 बार डिप करें या 5 बार डिप करें, हस्बैंड वाइफ पिए, तो उनके जो है ना एक्स में जो है प्रॉब्लम होती है शुक्राणु की, वो दूर हो जाती है। और यही उपाय लाल किताब में भी बोले गए कि अगर आपके शुक्र खराब है या मंगल खराब है जिसकी वजह से एनर्जी खराब हो रही है, तो ये उपाय भी दिए जाते हैं। तो ये आपको आयुर्वेदिक में भी मिलेंगे, वो व्यवहारिक है। तो इससे क्या है कि आपको एक गोल्ड है कि एक धातु है जो आपके अंदर बॉडी के अंदर कुछ चीजें चेंज भी करती है। आज के लिए फिर दीपक इतना त्यांच्या ही। 2 चपात्या अजून राहिले. आज के लिए इतना ही, अब हमारे दो टॉपिक बचे हैं, एक तो गंडमूल, सेकंड है पितृदोष, तो कल हम वो करते हैं दोनों ही। पितृदोष एक एक करके देखेंगे, 9 ग्रहों के 9 ग्रहों को पितृदोषों में कैसे काउंट किया जाता है, क्या रेमेडी होती है, तो जी। वो लिखने वाला पार्ट रहेगा। तो कल जी। अपनी पेंसिल या कॉपी पेंसिल जो भी आप नोटबुक है वो लेके आए, ताकि आप थोड़ी सी हम्म। लिखने की प्रैक्टिस भी कर लें। जी गुरु जी। ठीक है, और वैदिक में जो पितृदोष को एक ही बोला गया है, बट लाल किताब या अलग अलग तरीके से उसको ना खोल के दे रखा है कि शुक्र का कौन सा होता है, और उसके बाद बृहस्पति का कौन सा, उसकी वजह से किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो पितृदोष को वहां पे 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हम उसी हिसाब से देखेंगे, उनकी रेमेडी भी देखेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिट रहेगा।
हम जी वैदिक और लाल किताब वाला दोनों करेंगे गुरुजी, पितृदोष? वैदिक में एक ही चीज बोल देते हैं कि पितृदोष ही है। लाल किताब में क्या मैम, देखो जो हमारा शुक्र का पितृदोष है ना, आपको पितृदोष तो बोल दिया किसी ने भी, आप जाते हो कि पितृदोष है। और वो पितृदोष से क्या कि ऐसा नहीं है कि हमारे पितर पितर देखो हमारे जो है ना बुजुर्ग है, वो ऐसा नहीं है कि हमें जो फादर फोर फादर है हमें परेशान करेंगे, ठीक है। बट वो है कि वो हमारे कुछ कार्मिक डेट की वजह से बनता है। अब वो कार्मिक डेट कौन सा है, मान लीजिए आपका शुक्र का वीनस का कोई पितृदोष बना तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम रहेगी, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेशन रहेगी, बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम रहेगी, या बच्चे के सुखों में प्रॉब्लम रहेगी। तो वो इसने अलग से पर्टिकुलर एक पितृदोष को पर्टिकुलर एरिया में भी डिवाइड कर दिया कि यहाँ से लेके आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी, ओके गुरुजी। ठीक है। गुरुजी, बाकी हमें ईस्ट का भी पता चलेगा कि भाई कौन कुंडली के कौन से ईस्ट है? वो मैंने बता चुका हूँ मैम, कहाँ ध्यान कहाँ है आपका। पहली या दूसरी या तीसरी क्लास की पीडीएफ देखे, सेकंड थर्ड या फोर्थ की, थर्ड या फोर्थ की। ठीक है गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, नक्षत्र के साथ में बताया था कि ये मतलब ये हाँ उसके वो बाद ही यहाँ क्लास से हुई थी, डिमांड की बिल्कुल। थी किसी ने, तो वो भी कवर किया हुआ है कि नक्षत्र क्लास में हुई थी सर, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ वो ऑलरेडी हो चुका है। तो कल हम इसका एक गंडमूल रह गया है और पितृदोष तो ये हम कल ही करेंगे। आज के लिए इतना ही, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे। नहीं सर, बस नो ठीक है। सर। लोगों लोगों को जो मतलब ये झोला छाप जो ज्योतिष बैठे हुए हैं, इनसे लोगों को बचाने के लिए ये लाल किताब का जो है और ये वैदिक है, लाल ये सबसे किताब बढ़िया चीज है। सर, कई बार आपके पास कुंडलियां आएगी ना ये बच्चे से रिलेटेड, तो आप उसको नाड़ी दोष को देखेगी, नाड़ी दोष सर की जी, वजह से। सर जी, लोगों में इतना फर्जीवाड़ा है। एक ने हमें बताया, एक काम करो, जो वो होती है मछली, मछली का यूरिन ले आओ। अब बताओ कहाँ से लाएंगे वो? ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे ना सर कि अब क्या बोले हम, छोटी सर छोटी। मछली का यूरिन कहाँ से लेके आएंगे, वो मैं समझ में नहीं आ रही। कोलकाता में मिलता है सर सब कुछ। मिल देखो मछलियां भी छुड़वाई जाती है, जिंदा एक मछली को लेके आजाद करो, पंछी भी छुड़वाए जाते हैं, उसको आजाद करने से आपका बुद्ध अच्छा होता है, ये चीजें ठीक है प्रैक्टिकली होती है। हम्म, बट अभी ऐसी ऐसी चीजें बता दोगे जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो चीजें हैं। कई चीजें पहले बताई जाती थी कि जैसे लाल किताब में कि वो हाथी के दांत रखो, वो अब नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है कि सरकार ने बैन कर दिए, पहले होती थी तो ये चीजें हो सकती थी, अब वो गुरुजी, बैन कर दिए। आपने कल एक बात बोली थी कि दान का मैं एक चैप्टर बताऊंगा, किसको दान कहाँ करना चाहिए, वो वो भी आप कल एक दो करेंगे? दिन के बाद आ जाएगा, अभी यही चीजें चलेगी, उसके बाद हम जो है ना उस पे प्रिडिक्शन पार्ट पे तभी चलेंगे। पहले हम बेसिक चीजें क्लियर कर ले सारी ना, जो ठीक दान है जी। रहा हमारा, ग्रह कैसे जगाते हैं, ये 3-4 क्लासेज हमारी, 4 या 5 जो भी होगी, उसको क्लियर करने के बाद हम फिर प्रिडिक्शन पार्ट पे जाएंगे, जी सर। ठीक है। किसी धन्यवाद का कोई जी। क्वेश्चन है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, फिर आज के लिए फिर इतना ही, बाकी हम